नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी में। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में क्लास 12 से जो रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस की आपकी बुक है, राजनीति शास्त्र की किताब है, उसका जो पार्ट 1 है समकालीन विश्व की राजनीति, उसमें बिहार बोर्ड से किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। ये पार्ट वाइज वीडियोज होने वाला है। जैसे इसमें हम लोग इस वीडियो में केवल हम लोग शीत युद्ध का जो दौर यानी चैप्टर नंबर 1 है, हालांकि ये चैप्टर डिलीटेड है न्यू सिलेबस से एनसीईआरटी के, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। हो सकता है शायद ये क्वेश्चन इसमें से भी पूछ दे, तो इसलिए हमें छोड़ना नहीं है, इसको भी हमें देखना है। इसमें से भी कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हमें देखना है। तो ये शीत युद्ध का दौर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघु तरीय क्वेश्चन, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं और उसका ये पार्ट 1 होने वाला है। फिर इसका पार्ट 2 आएगा, फिर इसका पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में हम लोग दीर्घ तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। तो इससे भी पहले हमने स्वतंत्र भारत की राजनीति का चैप्टर 1 का वीडियो, सब्जेक्टिव वीडियोज यूट्यूब के चैनल पे अपने डाल दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए। और आप लोग से एक शिकायत है, आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा ये प्रयास तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपके मन में अगर डाउट भी आ रहे हैं तो आप डाउट को भी कमेंट कीजिए, हम उसका भी जवाब देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे और आपका जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन हम दूर कर दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर सूरज की तरह जलना है, अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। ये लाइन आपकी कंसिस्टेंसी को बता रही है कि अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपका जो बिहार बोर्ड में टॉपर बनने का जो सपना है वो केवल महज सपना ही रह जाएगा। अगर आप में कंसिस्टेंसी है, आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जो टॉपर बनने का सपना है वो केवल सपना नहीं है, वो हकीकत बन जाएगा। या आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, क्लास 12 के बाद भी आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं और उसमें भी अगर कंसिस्टेंसी नहीं रही या किसी भी प्रकार के काम कर रहे हैं उसमें अगर कंसिस्टेंसी नहीं या डेडिकेशन नहीं रहा तो आप कभी भी उस काम में सफलता नहीं पा सकते हैं। ये लाइन आपकी कंसिस्टेंसी को ही बता रही है कि अगर जिस प्रकार से सूरज में कंसिस्टेंसी रहती है डेली प्रतिदिन उगने का, उसी प्रकार से अगर आप में भी कंसिस्टेंसी रहेगा कि डेली हमने जो टारगेट फिक्स किया हुआ है कि आज ये टॉपिक हम पढ़ लेंगे, आज ये चैप्टर हम रिवाइज कर लेंगे, या फिर हम आज इतने ईयर का क्वेश्चन जो है उसको हम अपने आप से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अपने आप से हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अगर इस प्रकार से आप अपना डेली टारगेट फिक्स करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं, डेली के डेली आप कंप्लीट करते हैं पूरे कंसिस्टेंसी के साथ में, तो आपको सफल बनने से, बिहार टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कंसिस्टेंसी को अपनाइए, डेडिकेशन को अपनाइए और पढ़ाई को मस्ती के साथ में कीजिए। जितना ज़्यादा आप मस्ती के साथ में पढ़ाई को कीजिएगा, इंजॉयमेंट के साथ में जितना ज़्यादा कीजिएगा, कंसिस्टेंसी के साथ जितना ज़्यादा कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा आप पढ़ाई में लंबे रेस के घोड़े बनेंगे। अगर इस प्रकार से नहीं कीजिएगा तो आप थोड़े ही समय में थक जाइएगा और फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं या क्वेश्चन आपके सामने दिखाते हैं तो उससे पहले आपको बताते हैं कि आप शब्दों पे केवल क्या कीजिएगा, गौर कीजिएगा और समझिएगा। इसके माध्यम से आपका एक चैप्टर भी रिवाइज्ड होगा, साथ ही साथ आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिपीट ही क्वेश्चन हो रहे हैं, केवल शब्दों की हेरा फेरी कर रहा है, लेकिन आंसर हमको लिखना है वो क्या लिखना है, सेम ही लिखना है। बिहार बोर्ड में कोई नया क्वेश्चन क्या करता है अभी तक तो नहीं देखने को मिला, बहुत ज़्यादा रिपीटेड ही क्वेश्चन क्या होते हैं। तो केवल आप अगर बिहार बोर्ड के शब्दों को समझ जाते हैं तो आप नवंबर दिसंबर आते आते खुद VVI क्वेश्चन को सेट करना स्टार्ट कीजिएगा और आप खुद समझ जाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। आप भी ये सेट करना स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आप हमारे साथ बने रहे तो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है बटन उसको दबा लीजिए। आइए आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है शीत युद्ध का अर्थ बताइए, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में। यहाँ पर अर्थ बताइए पूछ रहा है, यहाँ पर क्या है ये 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर पूछा है कि शीत युद्ध पर संक्षिप्त नोट लिखिए, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2020 में पूछा गया है। देखिए, और इन सभी क्वेश्चन का जो अर्थ है
या जो आप आंसर लिखने वाले हैं वो सेम ही लिखने वाले हैं। ये क्वेश्चन है 2 नंबर का, आपको शब्दों में लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 शब्द। इससे ज़्यादा शब्दों में इसके आंसर को आपको क्या करना है, नहीं लिखना है। इससे ज़्यादा भी आप लिखते हैं तो बिहार बोर्ड इससे ज़्यादा आपको नंबर देने वाला नहीं है, केवल 2 ही नंबर मिलेगा। 2 नंबर से ज़्यादा आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा लिख दिए तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, ऐसा कुछ देखने को क्या होता है, नहीं होता। आप अगर उसके क्राइटेरिया में ही लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, आंसर टू द पॉइंट लिख रहे हैं, तो आपको 2 नंबर देने से थोड़ा सा भी जो एग्जामिनर है हिचकिचाएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे अर्थ पूछा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप क्या समझते हैं, और यहाँ पर आप पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। बोला कि शीत युद्ध पर संक्षिप्त नोट लिखिए। यानी अब इनसे वो समझ गया कि सब समझ जा रहे हैं, तो चलिए एक हम क्या कर देते हैं, शब्दों की हेरा फेरी कर देते हैं और इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, संक्षिप्त नोट लिखिए, शब्द ऐड कर दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं, जो एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं, परीक्षार्थी हैं, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएं, कन्फ्यूजन में पड़ जाए कि अरे ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। लेकिन इसमें आपको जो आपने पढ़ा है शीत युद्ध का अर्थ, सिर्फ उसको ही यहाँ पर बताना है। जैसे आप जानते हैं चैप्टर आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो आप केवल वीडियो ही देख लीजिएगा मेरा, तो उसमें आपका रिवाइज्ड हो जाएगा। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है, वैसे ही विश्व में शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हो जाता है और विश्व में 2 महाशक्तियां निकल कर आती हैं, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। एक यूएसए और एक यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, रूस और अमेरिका। ये 2 महाशक्तियां निकलकर विश्व में सामने आती हैं और इन दोनों महाशक्तियों के बीच में शक्ति की होड़ लग जाती है, विचारधारा को लेकर लड़ाई हो जाती है, राजनीतिक संघर्ष दिखाई देता है, सैन्य संघर्ष दिखाई देता है, आर्थिक संघर्ष दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इन दोनों में युद्ध हो जाएगा, लेकिन कभी युद्ध होता नहीं है। लेकिन कभी युद्ध क्या होता है, होता नहीं है। तो जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा लगे कि युद्ध हो जाएगा लेकिन फिर भी युद्ध होता नहीं है, केवल डर बना रहता है, संघर्ष, युद्ध जैसा संघर्ष दिखाई देता है, तनाव दिखाई देता है, पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, अस्थिरता फैली हुई है, अगर ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है तो उसी को हम लोग शीत युद्ध बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। और आप चैप्टर पढ़े होंगे तो इसको समझे होंगे। जैसे आपको हम यहाँ पे एक मॉडल आंसर भी दिखाए हुए हैं कि जैसे शीत युद्ध का अर्थ होता है जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। ऐसा ही जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो इन दोनों महाशक्तियों के बीच में दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि दोनों में अभी युद्ध होगा। जैसे 1961 का क्यूबा मिसाइल संकट आपने पढ़ा होगा, उसमें भी आपने देखे होंगे कि दोनों देश आमने सामने हो गए हैं, दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने हो गई हैं, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं होता है। फिर भी दोनों अपनी चालाकी का इस्तेमाल कर लेते हैं और दोनों अपनी सेनाओं को पीछे कर लेते हैं, यानी युद्ध नहीं होता। युद्ध जैसा माहौल हो जाता है लेकिन फिर भी युद्ध नहीं होता है। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध क्या होता है, नहीं होता है। यही हमारा शीत युद्ध का अर्थ होता है। आपको इस क्वेश्चन में बस इतना ही लिखना है, या आप जो पढ़े होंगे उसको भी आप अगर डिफिनीशन, अगर कोई और डिफिनीशन अगर पढ़े होंगे तो उसको भी आप लिख दीजिए। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो पढ़े हैं उसको आप जल्दी याद कर लीजिएगा, इसलिए आप उसको भी लिख सकते हैं। या फिर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है या आपके पास इसका कोई आंसर नहीं है तो आप मेरे इस मॉडल आंसर को भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। आइए आते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता का शुद्ध अर्थ बताइए। या वही क्वेश्चन पूछ दिया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की 2 विशेषताएं लिखिए, या फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। या फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य लिखिए। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। आप देखिए किस प्रकार से शब्द पूछे गए हैं। इसमें शुद्ध अर्थ बताने के लिए बोला गया, यहां पर आपको बोल दिया गया कि आप क्या कीजिए, 2 विशेषताएं गुट निरपेक्ष आंदोलन का बताइए। यहां पर आपसे फिर पूछ दिया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, जो कि क्वेश्चन है 2018 का पूछा हुआ। यहां पर आपसे पूछ दिया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य लिखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। तो हम लोग जानते हैं कि जब
विश्व में शीतयुद्ध जैसा माहौल बना रहता है, तो उस समय बहुत सारे छोटे छोटे देश आज़ाद हुए रहते हैं, जिसमें से एक भारत भी रहता है, जिसमें से एक भारत भी रहता है। तो भारत इन दोनों गुटों में से, इन दोनों के द्वारा जो बनाए गए सैनिक गुट हैं, इन दोनों में से किसी एक में भी शामिल नहीं होना चाहता है। तो भारत और भारत के साथ दो चार और देश क्या होते हैं, मिलकर एक नई पॉलिसी लाते हैं, जिसे हम लोग गुट निरपेक्षता की नीति बोलते हैं, या हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं। और इसमें बोला जाता है कि देखिए क्या होगा, ये जो महाशक्तियों में ये जो शक्ति की होड़ लगी हुई है और इनके द्वारा जो गुटों का निर्माण किया जा रहा है, इनमें से हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। हमें तटस्थ रहना है, लेकिन पूर्ण रूप से भी तटस्थ नहीं रहना है। हमें विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय अशांति फैली हुई है या ये जैसा संघर्ष दिखाई दे रहा है, इसे शांत करने की भी कोशिश करनी है। अब पूर्ण रूप से शीतयुद्ध की भी निंदा करनी है, लेकिन पूर्ण रूप से तटस्थ भी नहीं रहना है हमें। लेकिन इन दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल भी हमें नहीं होना है। हमें स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना है और अपना जो निर्णय है स्वतंत्र रूप से लेना है, यानी अपनी संप्रभुता को भी खत्म नहीं करना है, अपनी संप्रभुता को भी खत्म नहीं करना है। यही जो होता है हमारा गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है कि हम दोनों गुटों में से किसी भी गुट में नहीं शामिल होते हैं, तो यही हमारा क्या हो गया, गुट निरपेक्ष हो गया। जैसे हमने एक मॉडर्न आंसर भी आपको दिखाया कि दोनों महाशक्तियों के सैनिक गुटों में शामिल न होना ही हमारा क्या कहलाता है, गुट निरपेक्ष कहलाता है। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, दोनों महाशक्तियों के जो द्वारा सैनिक गुट का जो निर्माण किया गया है, उनमें से किसी में भी हम शामिल नहीं हो रहे हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, गुट निरपेक्ष कहलाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि युद्ध या शीत युद्ध की निंदा करना या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति, जो अशांति अस्थिरता आपको दिखाई दे रही है विश्व में, इसको पूर्ण रूप से शांत करना, साथ ही साथ सुरक्षा एवं सहयोग में योगदान देना। यानी जो विश्व युद्ध में या विश्व में को शांति नहीं है, विश्व में जो सुरक्षा को लेकर खतरा जो मंडरा रहा है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, एक दूसरे की सुरक्षा को भी एस्टेब्लिश करनी है, साथ ही साथ एक दूसरे का परस्पर सहयोग करने की भी क्या रखनी है, भावना रखनी है। यही गुट निरपेक्ष आंदोलन की उद्देश्य होते हैं। यही गुट निरपेक्ष आंदोलन की आप विशेषता में भी इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है। लेकिन यहाँ से आपको क्या करना है कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेना है। जैसे यहां पर लिखा गया है कि दोनों महाशक्तियों के सैनिक गुट, कौन कौन से सैनिक गुट हैं। जैसे आपको देख लिए, एक वर्सा पैक्ट बनाया गया था एक वर्सा पैक्ट बनाया गया था, एक नाटो की स्थापना की गई थी, एक सेंटो की स्थापना की गई थी और एक सीटो की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। ये जो नाटो है और ये जो सिंटो या सेटो है, ये था यूएसए समर्थित सैनिक गुट, और ये जो वर्सा पैक्ट है ये है यूएसएसआर समर्थित सैनिक गुट है, सैन्य गुट है। आपको इसमें याद रखना है कि इनकी एस्टैब्लिशमेंट कब होती है, और इनकी एस्टैब्लिशमेंट होने के साथ में इनके सदस्य देश, जब स्थापना की जाती है तो इनके सदस्य देश कितने रहते हैं, या फिर क्या सेंटो का अमेरिका सदस्य था कि नहीं था, या सेंटो का पुराना नाम क्या है। आपको यही सब क्वेश्चन क्या करने हैं, याद रखने हैं। आपने पढ़ा होगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1961 के पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल दिया गया, या फिर यही क्वेश्चन कैसे पूछ दिया गया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई 4 मुख्य विशेषताएं बताइए, या फिर भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की विशेषता बताइए। यानी कि भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई हुई है उसकी क्या विशेषता है, या फिर 1961 में जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हमारा हुआ है बेलग्रेड में, उनमें किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल दिया गया, ये पूछा गया। और यहां पर आपको उसकी 4 मुख्य विशेषताएं क्या की जा रही है, पूछी जा रही है। जैसे हमने यहां पर एक आपको क्या किया, मॉडल आंसर भी दिया गया है। आप अगर इसको चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, या फिर आपने जो इससे संबंधित पढ़ा हुआ है आप उसको भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे एज इट इज हम लोग जानते हैं कि 1961 में यूगोस्लाविया में बेलग्रेड में ही हमारा पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन क्या हुआ था, जिसमें भारत के तरफ से कौन गए थे, नेहरू जी शामिल हुए थे, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर थे, और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो ने यहाँ पर अग्रणी भूमिका निभाई थी। यानी कि इन 3 देशों ने मिलकर
कूटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया था, और आगे चलकर इसमें 2 और देश और 2 और नेता इसमें शामिल हो जाते हैं। आपको कमेंट करके यही बताना है कि वो 2 देश कौन हैं और उन 2 देशों के नेताओं के नाम क्या है। आपको कमेंट करने के यही इसका जवाब आपको क्या करना है, देना है। जैसे निभाई सम्मेलन का निर्णयानुसार गुटनिरपेक्षता की निहितार्थों को स्पष्ट किया गया। जैसे बोला गया इसमें, यानी जो ये गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, इनमें इन बिंदुओं पर क्या किया गया था, बल दिया गया था कि दोनों महाशक्तियों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के सैनिक गुटों या उनके विचारधारात्मक ध्रुवीकरण से हमें क्या रखना है, दूर रहना है। यानी ये दोनों महाशक्तियां जो हैं, इनके कोई भी सैनिक गुट में हमें शामिल नहीं होना है, या फिर इनका जो विचारधारात्मक जो लड़ाई दिखाई दे रही है, कहीं पर भी लड़ाई दिखाई दे रही है, इनमें से हमें शामिल नहीं होना है और इनसे हमें दूर रहना है। दूसरा बात बोला गया कि शीत युद्ध की निंदा करना, कहीं पे भी हम जाएंगे हमेशा शीत युद्ध की निंदा करेंगे, हमेशा शीत युद्ध की हम क्या करेंगे, निंदा करेंगे। या फिर हर मुद्दे के उसके गुणों पर आंकना या स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना, यानी कि जो भी घटनाएं घटित होंगी, जो भी घटनाएं अगर घटित होंगी शीत युद्ध के दरमियान, हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से हम पहले क्या कर लेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर अपना हम जवाब देंगे या फिर हम अपना पक्ष रखेंगे और अपनी जो विदेश नीति है उसको स्वतंत्र रखेंगे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखेंगे। किसी भी एक गुट के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति को हम प्रभावित नहीं करेंगे और नहीं अपना हम निर्णय क्या करेंगे, प्रभावी करेंगे। यहां पर चौथा बोला गया कि मित्रता एवं परस्पर लाभ की नीति अपनाना, यानी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए जितने सारे देश हैं, हमेशा अपने आप में मित्रता की भावना रखेंगे और एक दूसरे के लाभ की नीति को क्या करेंगे, अपनाएंगे। पांचवा बात यहां पर बोला गया कि विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरा समर्थन देना, यानी कि अगर हम 2 देशों के बीच में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश हैं, इनके बीच में अगर कोई भी विवाद आपको दिखाई दे रहा है तो इनको हम शांतिपूर्ण तरीके से क्या करेंगे, समाप्त करने की कोशिश करेंगे। या जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको हम लोग जो भी, या संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी निर्णय सुनाएगा, हम उसके समर्थन में रहेंगे और उसके साथ में रहेंगे। जैसे आपको याद रखना है कि 1961 में पहला हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, और कहां पर हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। और कितने सदस्य देश इसमें शामिल थे, 25 सदस्य देश इसमें क्या थे, शामिल थे। और इन्हीं 4 बिंदुओं पर क्या होती है कि बल दिया जाता है। आप इसको भी एज इट इज लिख सकते हैं, या फिर आपने जो पढ़ा हुआ है उसको भी लिख सकते हैं, उसको भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपने जो पढ़ा हुआ है उसको अगर लिखते हैं तो वो आपको जल्दी याद होगा, लेकिन आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और इसको आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहां पर हमने हिंदी मीडियम में सारी चीज़ों को समझाया हुआ है, और यहाँ पर इस पेज पे हमने उसी को यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में हमने क्या कर दिया है, समझा दिया है। तो अगर जो भी भाई और बहन हिंदी मीडियम से ना होकर इंग्लिश मीडियम से होंगे तो यहाँ पर उसके आंसर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण संवाद का ध्येय क्या था, यानी उत्तर दक्षिण संवाद का उद्देश्य क्या था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। देखिए, सामान्यतः ऐसा माना जाता है, सामान्यतः जो ऐसा माना जाता है कि जो विश्व में जितने सारे विकसित देश हैं, जितने सारे विकसित देश हैं, वो आपको कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव में सबसे ज़्यादा आपको क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी ध्रुव में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और दक्षिणी ध्रुव में आपको अल्प विकसित देश या अभी कह लीजिए विकासशील देश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे उत्तर दक्षिण संवाद मतलब क्या हो गया कि इन देशों के साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इन देशों के द्वारा जो पहल की जाती है वही हमारा क्या कहलाता है, उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। वही हमारा क्या जाना जाता है, उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर हमने क्या किया है, लिखा हुआ है। और ये जो अभियान चलाया जाता है ये 1960 के बाद से चलाया जाता है कि ये जो विकसित देश हैं, यानी जो उत्तरी विकसित देश हैं, इनका क्या है, दायित्व है कि जो भी देश में या जो भी विश्व में जो गरीब देश हैं,
जो दक्षिणी ध्रुव में पाए जा रहे हैं, जो गरीब देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए विकसित देशों को आगे आना चाहिए। और ऐसी बातें कब की जाती है? जब 1973 का एल्जियर्स में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन होता है, वहां पर एक व्यवस्था अपनाई जाती है और वो व्यवस्था होती है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। यहां पर यह प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जाता है कि हमें कोशिश करना है कि जो विकसित देश हैं, वो विकसित देश हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोशिश करें या प्रयास करें। हमें उनके साथ में ऐसे इस तरीके से संवाद करने हैं। हालांकि आगे चलकर ये अभियान सफल नहीं होता, ये क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। जैसे इसका अगर हम मॉडल आंसर को आपको पढ़ के सुनाएं तो आप मॉडल आंसर देख सकते हैं कि सामान्यतः विश्व के धनी देश उत्तर में है, जबकि पिछड़े हुए या विकासशील देशों की जो बहुसंख्या वो कहां पर है? दक्षिण में है। 1960 के बाद विकासशील देशों ने यह अभियान चलाया कि विकसित देशों का यह दायित्व है कि वो अविकसित एवं विकासशील देशों को वित्तीय सहायता एवं नई प्रौद्योगिकी दे, ताकि वो भी अपना क्या कर सके? विकास कर सके। ऐसा हमने भी प्रयास किया था, ऐसा भारत ने भी प्रयास किया था। और जो 1973 में एल्जियर्स में गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ, जहां नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लाने का प्रयास पास हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस नाते ब्रंडट आयोग गठित किया, जिसकी सिफारिशों पर चर्चा हुई। इसी को उत्तर दक्षिण संवाद कहते हैं। और खेद की बात है कि इस अभियान को सफलता नहीं मिल सकी, सफलता नहीं मिल सकी। ये बात यहां पर ध्यान रखना है कि जो उत्तर दक्षिण संवाद ये जो चला, ये दक्षिण जो देश है, दक्षिणी जो देश है, उत्तरी विकसित देशों से जो ये कोशिश कर रहे थे कि वो हमें क्या करे? सहायता प्रदान करे, ताकि हमारी भी अर्थव्यवस्था सुधर सके, हमें भी नई नई टेक्नोलॉजी मिले, ताकि हम अपने देश का विकास कर सके। ये जो संवाद होता है, ये सफल क्या होता है? नहीं होता, ये असफल हो जाता है। लेकिन यहां से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किस सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लाने का प्रस्ताव पास किया गया था? यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से सुनिएगा वो क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किस सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लाने का प्रस्ताव पास किया गया रहता है? तो ये बात आप याद रखिएगा, जो ईयर है वो है 1973, जो ईयर है वो है 1973, और जो जगह है किस सम्मेलन में? कहां पर? एल्जियर्स में। कहां पर? एल्जियर्स में। कहां पर लाया गया? एल्जियर्स में। आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या यहां से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या किया गया है? पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर उसका एज इट इज यहां पर आपको हमने क्या किया हुआ है कि आपका एक इस पीपीटी पर इंग्लिश मीडियम में भी आपके इस क्वेश्चन को हमने क्या किया हुआ है? दिया हुआ है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो वीडियो को रोक लेंगे और इसको क्या कर लेंगे? एक बार पढ़ लेंगे कि इसका आंसर, मॉडल आंसर क्या दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पंचशील के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। या फिर यही क्वेश्चन पूछने का जो तरीका बदल दिया और पूछा कि पंचशील के बिंदुओं पर चर्चा कीजिए, यानी जो पंचशील समझौता हुआ है उनमें किन किन बिंदुओं पर चर्चाएं की जाती है, किन किन बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच में सहमति बनती है, उस पर आप क्या कीजिए? चर्चाएं कीजिए। या फिर पूछा गया कि पंचशील क्या है? बताइए पंचशील है क्या है, इसका अर्थ आप बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। तो देखिए, पहले तो आपको याद रखना है कि ये पंचशील समझौता कब होता है? तो ये होता है 29 अप्रैल 1954, और ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाते भी याद रखने हैं। फिर याद रखना है ये किन दो देशों के बीच में होता है? तो ये होता है भारत एवं चीन के बीच। किसके किसके बीच में होता है? भारत एवं चीन के बीच। ये आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए आते हैं अपने मॉडल आंसर पे। तो यहां पर है कि पंचशील के सिद्धांत 1954 में भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आधारशिला के रूप में स्थापित की गई थी कि हम क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से और सह अस्तित्व, यानी एक दूसरे के अस्तित्व को बनाकर हम क्या करेंगे? यहाँ पे रहेंगे। ये 1954 के पंचशील समझौता में बात की गई। अब उसमें 5 निम्नलिखित जो बिंदुएं हैं उन पर क्या की गई? सहमति बनी। जैसे पहला क्या बना? क्या यहाँ पर बिंदु है
कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का हमेशा से हम सम्मान रखेंगे, यानी कि हम एक दूसरे की संप्रभुता को भी खत्म न करने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को भी हम समाप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरा बात यहाँ पर बोला गया कि परस्पर अनाक्रमण, यानी हम एक दूसरे पर कभी भी अनाक्रमण नहीं करेंगे, बिना मतलब हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे। फिर आप यही सोच रहे होंगे कि फिर भारत पर चाइना ने 1962 में कैसे आक्रमण कर दिया। तो ये अगर आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे, नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि भारत जब चाइना तिब्बत का एनेक्सेशन कर रहा था तो उस समय भारत ने उसकी सहायता की हुई थी और चाइना ने ये बोला था कि भारत ने पहले ही पंसिल समझौता का क्या कर दिया है, तोड़ दिया हुआ है। पंसिल समझौता को हमने आक्रमण करके हमने भारत पर आक्रमण करके पंसिल समझौता को नहीं तोड़ा हुआ है, भारत ने पहले ही ये तोड़ दिया हुआ है। और कब? इसने तिब्बत की सहायता करके, और तिब्बत जो है वो हमारा आंतरिक मामला है, यानी भारत ने चाइना के आंतरिक मामलों में क्या किया हुआ है, हस्तक्षेप किया हुआ है। और ऐसे करते हुए भारत ने जो पंसिल समझौता है उसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया हुआ है। तीसरा बात यहां पर बोला गया कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, इसी जो पॉइंट है, इसी बिंदु को हवाला देते हुए चाइना ने अपनी दलील दी हुई थी। साथ ही साथ समानता और पारस्परिक लाभ, यानी एक दूसरे के साथ में हम सम्मान व्यवहार करेंगे और एक दूसरे का हम लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के साथ में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम रहेंगे। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि जो अभी चाइना और जो भारत की जो स्थिति बनी हुई है, क्या ये पंसिल समझौते के तहत बनी हुई है या पंसिल समझौते का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप जब चैप्टर को पढ़ रहे होंगे या फिर जब विदेश नीति को पढ़िएगा और भारत और चाइना की विदेश संबंधों को पढ़िएगा तो वहां पर आप इसको और अच्छे प्रकार से समझ पाइएगा कि चाइना की जो नीति है वो भारत के प्रति किस प्रकार से रही हुई है और भारत की जो विदेश नीति रही हुई है वो चाइना के प्रति किस प्रकार से रही हुई है। तो आप वो जब चैप्टर पढ़िएगा भारत के विदेश संबंध, तो उसमें आप इसको बहुत अच्छे प्रकार से समझ पाइएगा। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर फिर उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया गया है कि इसको इंग्लिश में एज इट इज क्वेश्चन को ही क्या किया गया है, इसी क्वेश्चन को पंसिल समझौते को ही यहाँ पर इंग्लिश में भी क्या किया गया है, बताया गया है। तो फिर जो इंग्लिश वाले होंगे इस वीडियो को रोकेंगे और रोकने के बाद इसको फिर क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे कि यहाँ पर इसका क्या मॉडल आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, शीत युद्ध के समय भारत की विदेश नीति क्या थी, या फिर गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 में और 2019 में। या फिर गुटनिरपेक्षता के बारे में भारतीय नीति क्या है, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। देखिए आप शब्दों पे देखिए किस प्रकार से शब्द इधर उधर किए जा रहे हैं। क्वेश्चन का सिर्फ अर्थ एक ही पूछ रहा है, आंसर आपको सिर्फ एक ही लिखना है, लेकिन शब्द इधर उधर क्या हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन का जो अर्थ है एक ही पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे केवल शब्दों की हेराफेरी की जा रही है और हर साल क्वेश्चन बस रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेड ही रहा है। बस आपको केवल शब्दों को पकड़ना है। जैसे यहाँ पर अगर हम मॉडल आंसर की बात करें तो यहाँ पर उस गुटनिरपेक्षता को यहाँ पर क्या किए गए हैं, समझाए हैं आपको कि गुटनिरपेक्षता कहा किसे जाता है। यहाँ पर जैसे है कि गुटनिरपेक्षता से आशय है कि विश्व राजनीति में महाशक्तियों के नेतृत्व में गठित गुटों से पृथक रहना, ये हमारा क्या कहलाता है, गुटनिरपेक्षता कहलाता है। और गुटनिरपेक्षता की नीति में अपनी विदेश नीति को स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने तथा अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप निर्णय लेने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने की संभावनाएं देखी गई थी। और इसके मूल में यह विचार था कि गुटीय राजनीति से दूर रहते हुए सभी से हमें क्या करना है, सहयोग प्राप्त करना है। और सभी से सहयोग प्राप्त करते हुए, दोनों महाशक्तियों से सहयोग प्राप्त करते हुए हमें अपने देश का क्या करना है, विकास करना है। दोनों गुटों में न शामिल होने का उद्देश्य ही होता है कि अगर हम दोनों गुटों में शामिल हो जाते हैं तो हम स्वतंत्र तरीके से निर्णय नहीं ले पाएंगे, हमारी संप्रभुता खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ ये दोनों महाशक्तियां अपनी हितों की पूर्ति करने के लिए हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करेगी और जैसे मन तैसे हमारे देश के रिसोर्सेज का या संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से। इसीलिए हमें क्या करना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना है और हमें इन दोनों महाशक्तियों से अलग रहना है, तटस्थ रहना है, लेकिन पूर्ण रूप से भी तटस्थ नहीं रहना है। हमें
विश्व में शांति बनाने की भी क्या करनी है, कोशिश करनी है और पहल करनी है। यही आपका क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन का अर्थ है और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर इसी प्रकार से क्या होते हैं आपको लिखने हैं, बस केवल और केवल 30 से 40 शब्दों में। अभी तक आपने ये आपके दिमाग में ये जो कंफ्यूजन बना होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को धीरे धीरे, इन प्रश्नों को धीरे धीरे आप जैसे ही वीडियो में देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से बिहार बोर्ड सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन केवल शब्द इधर उधर हो रहे हैं। अगर इन शब्दों को हम पकड़ लें तो हम क्या कर सकते हैं कि बहुत अच्छे प्रकार से बिहार बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं। केवल इन शब्दों को पकड़ लें तो हम बिहार बोर्ड में अच्छे प्रकार से टॉपर बन सकते हैं और आप टॉपर बन सकते हैं। अगर आप इन वीडियो को रेगुलरली आप देख रहे हैं और आप अपना आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप इसे अपने मित्रों के साथ में भी शेयर कीजिए और साथ ही साथ अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं हमारे पास। हम उन कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए।